हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजीके फ्री क्लास। आज हम BHIC 111 जो कि है आधुनिक यूरोप का इतिहास प्रथम। इसका टाइम पीरियड है 1780 से 1939 के बीच में जो यूरोप में जो घटना घटित हो रही थी उसके बारे में BHIC 111 में पढ़ते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं किन किन क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 इन तीनों प्रश्न पे चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, देखिए ये तीनों प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 10 अंकों का पूछा जाएगा और इसे 250 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, जन समर्थन से तानाशाही स्थापित करने में बिस्मार्क की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो बिस्मार्क की क्या भूमिका थी तानाशाही जन समर्थन से तानाशाही स्थापित करने में। ये क्वेश्चन हो गया जो 10 नंबर का पूछा जाएगा और 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होगा। दूसरा है, इटालियन राष्ट्रवाद के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा, 250 शब्दों में इसको लिखना होगा। तीसरा है, यूरोप में आधुनिक समाज वर्ग में संक्रमण की व्याख्या कीजिए और ये भी प्रश्न आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा और 250 शब्द में लिखना होगा। इन तीनों प्रश्न का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहें। आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं BHIC का, जैसे लोकतंत्र में न्यायपालिका और राजनीतिक दलों के महत्व पे चर्चा कीजिए। ये प्रश्न का चर्चा कर चुके हैं जो 20 नंबर का पूछा जाएगा और 250 शब्दों में इसको लिखना होगा। उसके बाद दूसरा है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया और प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। ये भी प्रश्न बता चुके हैं जो 20 नंबर का होगा, 250-500 शब्दों में से लिखना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, इससे पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आइए विश्लेषण करते हैं। देखिए, जिन जिन लोगों का ये प्रश्न पढ़ा हुआ है पहले से, उनका एक तरह से एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन हो जाएगा और साथ में जो नहीं पढ़े हैं तो उनको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा कि इनमें लिखना है क्या। तो कम टाइम में आपका एक तरह से रिवीजन करवा रहे हैं, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें। देखिए पहला क्वेश्चन है, जन समर्थन से तानाशाही स्थापित करने में बिस्मार्क की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में ही काफ़ी सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। देखिए जन समर्थन में जो है, जन समर्थन से तानाशाही स्थापित करने में बिस्मार्क की भूमिका पे आइए विवेचना करते हैं। देखिए बिस्मार्क पर्सा की एक भूस्वामी थे। तो बिस्मार्क जो है पर्सा की एक भूस्वामी थे। फ्रैंकफर्ट संसद 1848 के अधिवेशन में उन्होंने पहली बार राजनीति में भाग लिया। वहाँ उन्होंने पर्सा का प्रतिनिधित्व किया था। इस अधिवेशन में बिस्मार्क ने अपने आप को एक निर्मम, दृढ़ प्रतिज्ञ कूटनीतिक के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो आप जान गए कि बिस्मार्क की राजनीतिक जीवन किस तरह से स्टार्ट हो रहा है। देखिए बिस्मार्क का पूरा नाम ओटो वन बिस्मार्क था। उनका जन्म 1 अप्रैल 1812 को ब्रेंडनबर्ग में हुआ था। उनका चरित्र विचित्र था। उन्होंने फ्रांस के सम्राट लुई 14वें की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का समर्थन नहीं किया। तो बिस्मार्क ने जो फ्रांस का जो राजा था लुई 14वां, उसकी निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का जो है समर्थन नहीं किया था, परंतु पर्सा के शासक फ्रेडरिक महान की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का समर्थन किया, क्योंकि उनकी नीतियों से पर्सा के उत्कर्ष में वृद्धि होने का सूत्रपात हुआ था। बिस्मार्क की व्यक्तिगत विचारधारा उदारवाद की विरोधी नहीं थे। तो बिस्मार्क का जो व्यक्तिगत विचारधारा था जो था वह उदारवाद की विरोधी में उदारवाद के विरोधी नहीं थे। वास्तव में बिस्मार्क जर्मनी की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई भी नीति या मांग अपनाने से नहीं हिचकिचाए। तो सबसे पहले है जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क ने किया था। एकीकरण करने के लिए जो कोई भी नीति या मांग जो है उसको अपनाने से नहीं हिचकिचाए बिस्मार्क ने। जब उन्होंने देखा कि सत्यहीन उदारवाद से जर्मनी का एकीकरण सफल नहीं हो सकता, तब उन्होंने पर्सा के नेतृत्व में बलपूर्वक एकीकरण करना ही एकमात्र समझा। तो एक जर्मनी का जो एकीकरण किया गया था वह बलपूर्वक किया गया था बिस्मार्क के द्वारा।
और भारत का बिस्मार्क जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उन्होंने भी भारत को जो जितनी भी रियासतें थी उनको एकीकरण करने में बलपूर्वक का ही सहायता मतलब माध्यम चुना गया था। इसलिए भारत का बिस्मार्क जो है एक तरह से आप भारत के वल्लभ भाई पटेल और जर्मनी का जो बिस्मार्क था उनमें एक तरह से संभावना एक दूसरे से रिलेटेड करके आप इसे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जर्मन राष्ट्रीयता की शक्ति का प्रयोग कर उन्होंने सफलता प्राप्त की। वे हमेशा जर्मनी की आवश्यकता एवं प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत सम्मान और प्रतिष्ठा से ऊपर समझते थे। यद्यपि बिस्मार्क की ऑस्ट्रिया के प्रमुख व्यक्तियों तथा ऑस्ट्रिया के रूढ़िवादियों से मित्रता थी। तो बिस्मार्क की जो मित्रता थी तो ऑस्ट्रिया के प्रमुख व्यक्तियों से और ऑस्ट्रिया के रूढ़िवादियों से जो है मित्रता थी। तथापि वे सुस्पष्ट रूप से प्रशा के स्वतंत्र स्वरूप और नीति की प्रतिष्ठा करने में सफल रहे। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि तत्कालीन जर्मन संघ का गठन आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे किस सीमा तक असंतोषजनक था। फ्रैंकफर्ट संसद में उनके सफल व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्रशा सरकार ने उनको सेंट पीटर्सबर्ग में राजदूत पद पर नियुक्त किया। तो फ्रैंकफर्ट संसद ने जो है सफल व्यक्तियों से प्रभावित होकर जो है प्रशा की सरकार ने जो है बिस्मार्क को सेंट पीटर्सबर्ग का जो है राजदूत नियुक्त किया। इसके बाद बिस्मार्क को पेरिस में राजदूत के रूप में भेजा गया। बिस्मार्क 1863 में प्रशा के मंत्री राष्ट्रपति बने। तो बिस्मार्क के द्वारा जो है जब 1863 में प्रशा एक राजनीतिक दल था तो उनके दल से जब राष्ट्रपति बना तो बिस्मार्क को जो है 1871 में एकीकृत जर्मन राज्य के अस्तित्व में आने के बाद वे शाही चांसलर के पद पर भी नियुक्त हुए। सच तो यह है कि 1863 में बिस्मार्क को पूर्वी प्रशा में उनकी रियासत से बुलाया गया था। उन्हें संकट में पड़े प्रशा के राजतंत्र ने इसलिए बुलाया था कि वे सैनिक विस्तार के अत्यंत विवादास्पद मुद्दे को लेकर प्रशा की संसद में बहुमत प्राप्त उदारवादियों और सरकार के बीच मतभेद के कारण खड़े हुए राजनीतिक और तथा संवैधानिक संकट का समाधान करें। जब जो है प्रशा की जो राजनीतिक दल है प्रशा जो संकट में आया तो बिस्मार्क को बुलाया गया और उनको कहा गया कि इनकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संवैधानिक संकट का समाधान निकालें। जहां उदारवादी सेना के प्रबंध के तरीकों पर संसद का नियंत्रण चाहते थे, वहीं वॉन रून के अधीन युद्ध मंत्रालय की चेष्टा थी कि सरकार के अधिकारों में संसद के अवैध हस्तक्षेप के खिलाफ अवरोध पैदा किए जाए। तो बिस्मार्क का देख ली किस तरह से तानाशाही करके जर्मन को राष्ट्रीयकरण यानी एकीकरण करने का प्रयास किया गया। उनका जीवन के बारे में भी देख लिए किस तरह से वो अपना जीवन जो है राजनीति में निछावर किए हुए थे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको भी अच्छे से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है इटालियन राष्ट्रवाद के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। तो इटालियन में मतलब इटली में जो है राष्ट्रवाद के राजनीति, संस्कृति और आर्थिक पृष्ठभूमि पे आइए देखते हैं किस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा, कम से कम 250 शब्दों में से लिखना होगा। देखिए सबसे पहले जानते हैं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस तरह की थी इटली में। देखिए इटली राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है राष्ट्रवाद का विचार मतलब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इटली का अस्तित्व पुनर्जागरण काल और उसके पहले से ही इटली के विचार के रूप में कायम था। इतालवी भाषा, जहाँ भी इतालवी भाषा आता है वहाँ आप समझ लीजिए कि इटली का जो भाषा है उस टाइम वो इतालवी भाषा थी। ठीक है, को एक सौम्य और सुंदर भाषा के रूप में देखा जाता था और इतालवी राज्यों की आम संस्कृति जोड़ों की बात की जाती थी। जहाँ भी इतालवी भाषा बोली जाती थी वहाँ पे एक तरह से संस्कृति एक हो जाती थी और उन सब में एक तरह से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए इतालवी भाषा मतलब इटालियन लैंग्वेज। उपयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रश्न 1500 ईसा के आसपास हुए इतालवी युद्धों के दौरान महत्वपूर्ण रूप से उभरकर सामने आया। रोम और मिलान उर्बिनो और मनतुआ के दरबारियों के बीच बहस शुरू हुई। अब जानते हैं मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। महान इतालवी मानवतावाद शक्तिशाली सामाजिक समूहों को संबोधित करते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। इतालवी मानवतावादियों का महान योगदान श्री सम्भ्रात वर्ग
योगदान भी सम्भ्रांत वर्ग के पक्ष में दिखाई देता है। तो मानवतावाद जो है सम्भ्रांत वर्ग के पक्ष में जो है दिखाई देता है। अब जानते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इटली के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में बहुत धीमी प्रगति हुई। तो इटली की जो राजनीतिक प्रक्रिया में जो है बहुत धीमी प्रगति जो है देखी जाती है। इस दिशा में कई क्षेत्रों में पहल की गई, जिसका उल्लेख इस प्रकार है। तो राजनीतिक क्षेत्र का पहल किस प्रकार से किया गया उसको देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, आधुनिक इतालवी राजनीतिक राष्ट्रवाद यानी मॉडर्न इटालियन पॉलिटिकल नेशनलिज्म। फ्रांसीसी क्रांति ने 18वीं शताब्दी के अंत में इतालवी राष्ट्रवाद के लिए एक आदर्श पेश किया। जिस समय लोम्बार्डी में फ्रांसीसी सेना का आधिपत्य था, उस समय उन्होंने इटली के लिए मुक्त सरकार के सर्वोत्तम रूप पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूसरा है युवा इटली यानी यंग इटली। एस्ट्रिया इटली में एक प्रमुख शक्ति थी, जिसका नियंत्रण नेपोलियन की पराजय के बाद और भी सुदृढ़ हो गया। जर्मन परिसंघ की तर्ज पर इतालवी परिसंघ के लिए मेटरनिख के प्रस्ताव का पीडमोंट और पोप के परामर्शदाताओं ने विरोध किया। तीसरा पॉइंट है पीडमोंट और सार्डिनिया। देखिए, इटली में कई राज्य थे जो अपनी स्वायत्तता और विशेषाधिकार को फ्रांसीसी ऑस्ट्रियाई शत्रुता के संबंध में सुरक्षित रखना चाहते थे। इटली में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन्हीं पे आधारित थी। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इटली की राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया किस पर आधारित है, तो पीडमोंट सार्डिनिया पे आधारित थी। देखिए, चौथा पॉइंट है कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च ने इटली के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नव गोल्फ इतिहासकारों और साहित्यकारों ने राष्ट्रवाद के विचार और चर्च के बीच मेल मिलाप कराने का प्रयास किया था। अब जानते हैं आर्थिक पृष्ठभूमि किस टाइप की थी इटली में। देखिए, आर्थिक पृष्ठभूमि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। इटली का राष्ट्रीय आंदोलन जर्मन के समान सुदृढ़ औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग पर आधारित नहीं था। जर्मन की तुलना में इटली के राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण का स्तर काफ़ी कम था तथा इटली के सीमा शुल्क संघ की जर्मन जेल्वेडियन से कोई तुलना नहीं की जा सकती। दक्षिण इटली का पिछड़ापन एक अन्य गंभीर आर्थिक समस्या थी। तो किस टाइप का था, दक्षिण इटली का जो है एक पिछड़ापन से जूझ रहा था। 18वीं शताब्दी और मध्य 19वीं शताब्दी के बीच इतालवी अर्थव्यवस्था के कुछ विद्वानों का यह मानना था कि इटली में कोई एक विशिष्ट एकीकृत अर्थव्यवस्था नहीं थी। 17वीं शताब्दी के दौरान इटली की जो है अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी वो उसको देखते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के पतन यानी डिक्लाइन आने के बावजूद भी वहाँ की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित थी। देखिए, उत्तर और दक्षिण की विभिन्नता, तो किस तरह से अल्प विकसित थी उसको देखते हैं। उत्तर और दक्षिण की विभिन्नता यानी नॉर्थ साउथ डिफरेंस। उत्तरी क्षेत्र के पीडमोंट और लोम्बार्डी की समृद्धि की तुलना इटली के आर्थिक और राजनीतिक विकास का विश्लेषण करते समय हमेशा एक कम आधुनिकीकृत दक्षिण क्षेत्र से की जाती है। दक्षिण क्षेत्र में पहले भी बताए थे जो है कम आधुनिकीकृत हुई थी यानी पिछड़ापन था दक्षिणी क्षेत्र में। दूसरा है राज्य और अर्थव्यवस्था यानी स्टेट एंड इकोनॉमी। इतालवी राज्य ने एकीकरण के पश्चात जो नीतियां अपनाई उससे कृषि क्रांति असफल हो गई और उद्योग के क्षेत्र में भी उत्तर दक्षिण का भेद बढ़ गया। इसके अलावा राजनीतियों से असमान और सीमित रूप में लाभ पहुंचाया गया। तो इसको देख लिए। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यूरोप में आधुनिक समाज का संक्रमण की व्याख्या इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा, 10 नंबर का, और 250 शब्दों में से लिखना होगा। ठीक है, आपको कम टाइम में अधिकतर क्वेश्चनों का रिवीजन करवाने का कोशिश किया जा रहा है। आइए देखते हैं, यूरोप में आधुनिक समाज वर्ग में संक्रमण की व्याख्या कीजिए। देखिए, सामंतवाद वह व्यवस्था है जिसका बोलबाला यूरोप में काफ़ी लंबे समय तक रहा। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी यूरोप में जो व्यवस्था उभरी उसे सामंतवाद कहा गया। तो रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ, पतन के बाद जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में जो उभरी उसे सामंतवाद कहा जाता था। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक वर्ग के समाज का जन्म पूर्व आधुनिक
समाज के गर्भ से ही हुआ था। कृषक समुदाय और बुर्जुआ वर्ग के वर्ग संघर्षों ने सामंती सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी। राजनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय राज्य के निर्माण से भी सामंती संरचना को धक्का पहुंचा। जब भी सामंतवाद आता है तो वहाँ पे आम आदमी को कहीं ना कहीं कष्ट होता ही है, तो वही कहा जा रहा है सामंती संरचना से धक्का पहुंचा। यह संक्रमण बहुत ही जटिल था क्योंकि इसमें भूमिधर अभिजात वर्ग और ग्रामीण समुदाय को रूपांतरित होना सम्मिलित था, जो सामंती सामाजिक ढांचे के प्रमुख स्तंभ थे। सामंती आर्थिक व्यवस्था के वर्ग संघर्ष के क्षेत्रों और रूपों को धक्का पहुंचा और पूंजीवाद विकसित हुआ। तो वहीं पे जब ग्रामीण समुदाय जो रूपांतरित हो रहा था, तो वहाँ पे जो है सामंती समाज को जो है एक प्रमुख स्तंभ था, मगर जब उसको धक्का पहुंचा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है विकसित होने लगा यूरोप में। देखिए आगे, आरंभिक आधुनिक यूरोप में मजबूत केंद्रीयकृत राजतंत्र स्थापित हुए, जिनमें आधुनिक राज्य और राष्ट्र की कई विशेषताएं मौजूद थी। इन निरंकुश राज्यों ने भूमिधर अभिजात वर्ग को राजनीतिक तौर पर कम महत्व दिया और व्यापार तथा वाणिज्य की वृद्धि तथा खेती के तरीकों में सुधार ने इस अभिजात वर्ग की प्रकृति रूपांतरित कर दी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप की राज्य व्यवस्था में राजतंत्रों द्वारा अपनी सत्ता को केंद्रीकृत करने और उसका दायरा बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे तनाव पैदा हुआ। इन राजतंत्रों ने अपने अधिकार को देवीय अधिकार कहकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। भूमिधर अभिजात वर्ग ने आमतौर पर उनका विरोध किया और अपने परंपरागत विशेषाधिकारों को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। अधिकांश मामलों में राजतंत्र कमोबेशी हावी रहे, परंतु कुलीन वर्ग और उभरते पूंजीपति समुदाय जैसे विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के दावों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सका। इन वर्गों ने राजतंत्र को समर्थन देने के बदले में राजसत्ता में हिस्सेदारी और राज संरक्षण की मांग की, जिससे शासकों की निरंकुश शक्ति कुछ सीमित हो गई। तो आप देख लिए 3 क्वेश्चन कम टाइम में, आपको 20 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चनों का रिवीजन करवा दिए। मेरा एम है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाए, ताकि आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न आए तो आप एक तरह से आपको पढ़ा हुआ रहेगा तो आप बना सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।